हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज हम फिर से लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट थर्ड, जिसमें हम आज टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में स्वपोषक या फिर फेगेटोट्रॉफिक है। तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा फेगेटोट्रॉफिक है। तो ऑप्शन 1 है इसमें लाइकेन, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है अमीबा एंड ऑप्शन डी है कपास। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, अमीबा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, ठीक है, और ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू फीड करेगा। वही अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाएगा। या फिर हम इसको स्पैरोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। धान की बात करें, राइस की बात करें तो ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और अगर हम बात करें कपास की, तो कपास भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। इन द ह्यूमन वॉलेंट्री मूवमेंट आर कंट्रोल बाय, यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होंगे। तो ऑप्शन है इसमें सेरेब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरेबेलम और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम इसका राइट आंसर। और अगर हम बात करें सेरेब्रम की, तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा या सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होगा और सबसे ज्यादा विकसित पार्ट भी होता है। इसमें क्या होता है, मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट है वो रेगुलेट होते हैं। वहीं अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन रिलीज करने के काम आता है। सेरेबेलम की बात करें तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है वो किसको बोलते हैं। तो ये सबको ही पता होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि मेनली जो हमारे सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स होता है उनको प्राइमरीली कंट्रोल करने का काम करेगा। पिट्यूटरी हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करता है, जितने भी हार्मोन है, ठीक है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। और सेरेब्रम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। तो ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है टाइलिन और सलाइवरेली अमाइलेज और ऑप्शन डी है काइमोट्रिप्सिन। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी सलाइवरेली अमाइलेज या फिर टाइलिन क्या होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होगा। जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। अगर हम ये बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन कहाँ पे पाया जाएगा, स्टमक में, और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ये पैनक्रिया में पाया जाता है, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी पैनक्रिया में ही पाया जाएगा, पैनक्रिया में ही रिलीज होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ना कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में हल्के पीले रंग के द्रव को क्या कहते हैं। द लाइट येलो कलर फ्लूइड इन द ब्लड इज कॉल्ड। यानी कि जो ब्लड में येलो कलर का फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सीरम, ऑप्शन सी है लिम्फ और ऑप्शन डी है लिम्फेटिक फ्लूइड। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, प्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि प्लाज्मा ही क्या होता है, जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या है, टोटल ब्लड का 55% होता है, और ये क्या होगा, हल्के येलो कलर का होगा। इसमें बहुत सारे प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें हम सीरम की, जब हम प्लाज्मा से जो फिब्रिनोजेन है उसको अलग करते हैं, हटाते हैं, तो उस टाइम पे जो लिक्विड बचेगा उसको हम सीरम बोलते हैं। तो यानी कि सीरम क्या है, प्लाज्मा के बाद बनने वाली, यानी कि जब भी हम प्लाज्मा से हमने फिब्रिनोजेन को हटा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो लिक्विड बच रहा है उसको हम सीरम बोल रहे हैं। और लिम्फ की बात करते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये क्या कहते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और लिम्फेटिक फ्लूइड भी क्या है, जो हमारा लिम्फेटिक
लिम्फेटिक वेसल्स होगा वहां पे प्रेजेंट होगा, ये भी क्या होगा, और जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो क्या होगा, कलरलेस होता है, और हमारे लिम्फेटिक वेसिकल्स हो गए या वेसल्स हो गए उनमें फ्लो करेगा, और ये भी क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए है इसमें लीफ, ऑप्शन बी है हरित लवक, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है क्लोरोब्लास्ट। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही क्लोरोब्लास्ट है। क्लोरोब्लास्ट की बात करें तो ये क्या है, कोशिकांग या फिर ऑर्गेनेलिज होता है जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करेगा, और यही क्या करता है, क्लोरोफिल को बनाने का काम करता है। लेकिन वही अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, ये क्या एक पिगमेंट है सॉरी, जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन ये क्या एक ऑर्गेनेलिज नहीं है, कोशिकांक नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर है, हरित लवक। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कोशिका या फिर सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, वैसी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन को ही क्या बोलता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख या फिर बोल सकते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यही नेफ्रॉन क्या करते हैं, आगे जाके फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अगर हम बात करें यूरेटर, तो ये क्या है, यूरिन को कैरी करने का काम करेगी। वहीं अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या है, ये भी नेफ्रॉन का ही पार्ट है, या हम बोल सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो ब्लड को फिल्टर का काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और अगर हम बात करें बूमन कैप्सूल, तो बूमन कैप्सूल क्या होता है, कप शेप ऑर्गन होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन का ही पार्ट है। और ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में हेल्प करेगा, या फिर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है बूमन कैप्सूल उसमें हेल्प करेगा। और यहीं से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, यानी कि जब भी यूरिन फॉर्मेशन होगा तो बूमन कैप्सूल से ही फर्स्ट जो स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन का। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हमारा दिल धड़कता है उसके लिए और श्वसन के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लंगेटा और ऑप्शन डी है थैलेमस। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, अगर इसकी बात करें, ये क्या है, ब्रेन स्टीम का लोअर पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन स्टीम का लोअर पार्ट होगा, और ये क्या करेगा, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो गए जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर या फिर डाइजेशन, इसको कंट्रोल करेगा। साथ में ये क्या करता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और अगर हम बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस क्या होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होगा। पहले तो ये अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, help in the processing and transmitting the sensory information except the sense of smell, यानी कि ये क्या करेगा, जितने भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करने में और उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जबकि हमने सेरेबेलम और सेरेब्रम की बात पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज लीडिंग टू एल्गाई ब्लूम इज कॉल्ड, कि जल निकाय में पोषक तत्वों की जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसको हमने क्या बोला, एल्गियल ब्लूम बोला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन बी है यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी है एसिड रेन और ऑप्शन डी है ओजोन क्षय। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूट्रोफिकेशन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, जब एल्गाई की बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाती है तो उसको हम एल्गाई ब्लूम बोल रहे हैं।
और जब ये एल्गाइड या फिर जो ये एल्गे होते हैं, ये क्या होता है, मरकर सड़ने लग जाते हैं। ये पानी में से जो अत्यधिक O2 है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं या फिर उसको यूज करने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया कॉज होता है, यानी कि जो जल है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण जो एक्वाटिक लाइफ हो गया, एनिमल होता है, उनको हार्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन। वहीं अगर बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, कीटनाशक, हैवी मेटल्स हो गए, ये क्या होंगे, जो ट्रॉफिकल लेवल है फूड चेन की उसमें मैग्नीफाई या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और अगर एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन सबको पता ही है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वृद्धि होती है तो उसके कारण एसिड रेन होगी। और ओजोन डिप्लीटेशन की बात करें तो जैसे हार्मफुल गैसें हो गई या फिर हार्मफुल यूवी रेज, केमिकल्स हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, उसके कारण जो ओजोन लेयर है वो थिन होने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटेशन। तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन। जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हैव हाई स्पीसीज रिचनेस, ऑप्शन बी है हैव हेविली पॉल्यूटेड, ऑप्शन सी है हैव नो एंडेमिक स्पीसीज, और ऑप्शन डी है हैव लो पॉल्यूशन डेंसिटी। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे क्या है स्पीसीज रिचनेस, जिसमें उच्च प्रजाति विविधता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में विश्व में, वर्ल्ड में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, जिसमें से 4 कहाँ पे, इंडिया में प्रेजेंट है। और वो 4 कौन कौन से, पहला है हिमालय में, दूसरा है इंडो बर्मा, और तीसरा है सूडालैंड, और चौथा है पश्चिमी घाट। तो ये 4 जो जैव विविधता वाले क्षेत्र है वो इंडिया में प्रेजेंट है 36 में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वहां पे 36 प्रेजेंट है, और 4 इंडिया में, जैसे हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, सूडालैंड हो गया और पश्चिमी घाट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसिन इन इन्फेंट। तो इसमें एक प्रोटीन दिया गया है जो कि है कैसिन, और कैसिन किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इस कैसिन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन, और ऑप्शन डी है अमाइलेज। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, रेनिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रेनिन को ही हम क्या बोलते हैं, काइमोसिन भी बोलते हैं, काइमोसिन। ठीक है, अगर हम काइमोसिन की बात करें तो ये क्या होता है, जो इन्फेंट है या फिर जो छोटे बच्चे हो गए, शिशु हो गए, इनके स्टमक में पहले से प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कैसिन को डाइजेस्ट करने में या फिर जो कैसिन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच मिनरल इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें एक मिनरल बताना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, एंड ऑप्शन डी है आयरन। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उनके फॉर्मेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं जो फिब्रिन होता है क्लॉटिंग फैक्टर, उसके एक्टिवेशन में और उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के एक इसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग मिनरल है। वहीं सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा। मैग्नीशियम की बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में या फिर नर्व सिग्नल को भेजने में या उनको रिसीव करने में हेल्प करेगा। और आयरन क्या करता है, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। यानी कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है इसमें इंसुलिन, ऑप्शन बी है इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन सी है एड्रेनलिन एडीआर, और ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोपोइटिन इसका राइट आंसर है। और इरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा, किडनी में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब किडनी में क्या होगा, O2 का लेवल डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, जो हमारा बोन मैरो हो गया, ठीक है, बोन मैरो पे प्रेशर की क्रिएट करता है,
बोन मैरो में प्रेशर क्रिएट करेगा कि आरबीसी को प्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। तो अगर हम इरिथ्रोपोइटिन की बात करें, इसका राइट आंसर होगा इरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में, ठीक है। जो कहाँ पे रिलीज होगा, किडनी में जब O2 का लेवल डिक्रीज होगा तो वहां पे प्रेशर अराइज होता है बोन मैरो पे, और बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी को प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर हम एडीआर की बात करें, एड्रेनलिन की, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड इसको रिलीज करने का काम करेगी, और ये किस सिचुएशन में रिलीज होता है, जब फाइट एंड फाइट मोड में, फ्लाइट एंड फाइट, ये हार्मोन स्ट्रेस की कंडीशन में आता है, या तो भाग जाओ या फिर मार दो, ठीक है। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी, या तो ये उससे फाइट करेगा या फिर भाग जाएगा। तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड इसको रिलीज करेगी। वहीं अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करेगी और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन आरबीसी का प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा, इरिथ्रोपोइटिन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द मदर मिल्क, कि मदर मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी हमें, या कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्राप्त होगी। तो ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एंड ऑप्शन डी है इनेट इम्यूनिटी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैसिव इम्यूनिटी हमें मदर मिल्क से प्राप्त होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, जो कहाँ से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि मदर से बेबी में आई। अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करें, कोलेस्ट्रम मतलब जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, जो येलो थिक होगा, ठीक है, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी आईजीए प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये आईजीए मदर मिल्क से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, बेबी में, जिससे हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक रेडीमेड इम्यूनिटी होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होती है। वहीं अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। बॉडी मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद से अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे कि इसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल या आर्टिफिशियल, जैसे हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, या फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, जैसे मान लो हमें चिकन पॉक्स हुआ, तो हमें क्या होता है, एक ही बार लाइफ टाइम चिकन पॉक्स होगा, उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है उसके लिए, ठीक है। वो तो क्या हुआ, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो हम वैक्सीनेशन लेते हैं, ठीक है, जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन लेते हैं, या फिर बीसीजी हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। और अगर हम बात करें इनेट इम्यूनिटी की, तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी में अपनी WBC होती है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, जो हमें इम्यूनिटी या फिर जो इन्फेक्शन हो गया उससे फाइट करने में हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करें दूध से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा, वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बर्थ, कि प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार या फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑप्शन ए है इसमें ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है इजिस्ट्रॉन, और ऑप्शन डी है प्रोजेस्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर है। अब ऑक्सीटोसिन की बात करें तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरीज को रिलीज करने का काम करेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ में अगर ऑक्सीटोसिन के अनदर फंक्शन की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, मिल्क के निष्कासन में, जब कोई बेबी बॉर्न होगा या फिर जो न्यू बॉर्न मदर होगी, उनमें मिल्क को निकालने के लिए भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। वहीं अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करने में या फिर मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ईस्ट्रोजन की बात करें तो ये क्या करता है, रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन होंगे फीमेल्स के, उनके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करेगा। और अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये क्या करता है, जो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो अर्ली संकुचन हो रहा है गर्भाशय में, उसको रोकने के काम आता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने का काम करेगा, जिससे प्री मैच्योर बेबी ना हो। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की।
क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट ऑफ आई कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल, की आंख का कौन सा भाग सबसे अधिक शंकु कोशिकाओं की सांद्रता रखता है, कंटेन करता है। तो ऑप्शन ए इसमें रेटिना, ऑप्शन बी है फोविया सेंट्रैलिस, ऑप्शन सी है ऑप्टिक डिस्क और ऑप्शन डी है कॉर्निया। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी फोविया सेंट्रैलिस इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें फोविया सेंट्रैलिस की तो ये क्या होता है, स्मॉल सेंट्रल पिट होता है रेटिना में, यानी कि ये किसका पार्ट है, वैसे तो रेटिना का, ठीक है। ये रेटिना में एक सेंट्रल पिट होगा जहाँ पे जो कोन सेल होगी उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी, और ये जो कोन सेल होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कलर विजन के लिए। तो अगर हम कोन सेल की बात करें तो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। अगर वही ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है या फिर फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होगी। और कॉर्निया की बात करें तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट आउटर लाइनिंग होती है आईज की, यहाँ पे भी कोई फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये भी कोई फोटो रिसेप्टर को कंटेन नहीं करेगी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि कौन सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी फोविया सेंट्रैलिस इसका राइट आंसर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच कंपोनेंट इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्फिक्टेंट इन द लंग्स, की फेफड़ों में सर्फिक्टेंट की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा, कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एम्फाइस्मा और ऑप्शन डी है अस्थमा। सबसे पहले तो अगर हम सर्फिक्टेंट की बात करें तो सर्फिक्टेंट क्या होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं जो क्या करेंगे, हमारे लंग्स पे कोट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेसिमाइटिन हो गया, लेसिटिन और स्फिंजोमाइडिन, दो मेन सर्फिक्टेंट होते हैं जो हमारे लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमें बताना है कि कौन सा रोग उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सर्फिक्टेंट नहीं प्रेजेंट हो गया एल्वेलाई में तो क्या होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्ट जो लंग्स होंगे वो कंस्ट्रिक्ट ही रह जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम निमोनिया की बात करें तो निमोनिया में क्या होगा, जो एल्वेलाई है उसमें इन्फ्लामेशन या फिर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एम्फाइमा की, एम्फाइस्मा, तो ये क्या है, क्रॉनिक लंग्स डिजीज है जिसमें जो एल्वेलाई होते हैं वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाएंगे। और अस्थमा की बात करें तो अस्थमा क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे, यानी कि जो एयरवे है उसमें ही इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, जो सर्फिक्टेंट है इसकी कमी हो जाएगी जिसके कारण एल्वेलाई कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है द मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल वाज साइंड टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कौन से इमिशन या फिर कौन से गैस के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए साइन किया गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कंट्रोल के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया है। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रेटी या फिर संधि है जो 1987 में साइन की गई, ठीक है। और क्यों साइन की गई थी, CSF यानी कि जो CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ, कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसका मापक है। तो इसमें ऑप्शन ए है वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बाय एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर और ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल। तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर को मेजर करने के लिए जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है,
वो क्या करता है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर को मेजर करेगा। अगर हम बात करें बायोकेमिकल डिमांड, ये क्या है, इंडिकेट करता है वाटर क्वालिटी को, यानी कि जितना ज़्यादा बायोकेमिकल डिमांड होगा उतना अधिक जो जल होगा वो दूषित होगा, यानी कि जितना कम जो बीओडी है जितना कम होगा, यानी कि पोल्यूशन वाटर में उतना कम होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि हमें बताना है कि कौन सा न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो न्यूरल एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करेगी, या एक्सेसिव जो न्यूरल एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ऑप्शन है इसमें ग्लूटामेट, ऑप्शन बी है गाबा गामा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड, और ऑप्शन सी है डोपामिन, और ऑप्शन डी है साइटोकोलिन। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी गामा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरली हमारा एक इनहिबिटरी हार्मोन है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी होगा या फिर न्यूरल एक्टिविटी होगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। उसके अपोजिट अगर हम ग्लूटामेट की बात करें, ये हमारा एक्साइटेटरी हार्मोन है, यानी कि एक्टिविटीज को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें एसिटोकोलिन, तो एसिटोकोलिन क्या होता है, ये मेनली अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, उनकी एक्टिविटी को या वहां पे अपना रोल प्ले करता है, वहां की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाबा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डज द मेजॉरिटी ऑफ वाटर रीएब्सॉर्प्शन टेक प्लेस, कि कौन से नेफ्रॉन के कौन से भाग में सबसे अधिकांश या सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन ए है इसमें पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी, एंड सीटी है कलेक्टिव डक्ट, और ऑप्शन डी है लूप ऑफ हेनले या फिर डिसेंडिंग लिम्ब। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा वो 65 से 75% होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की, यहाँ पे भी वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा, लेकिन कितना होगा, सिर्फ 15 से 20%। ठीक है, और अगर हम डीसीटी की बात करें तो यह ना के बराबर वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। और अगर हम बात करें डीसीटी की, सॉरी कलेक्टिव ट्यूब्यूल की बात करें, तो कलेक्टिव ट्यूब्यूल वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करेगा, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच यानी कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन आएगा तभी ये क्या करेगा, वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करता। और अगर हम डीसीटी की बात करें यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में ना के बराबर होता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट स्टेट दैट, कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग नियम है उसके अनुसार हृदय के लिए कौन सी विशेषता सत्य है। तो अगर हम बात करें फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की, तो इस लॉ में बोला गया था कि जितना ज्यादा या फिर जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना स्ट्रॉन्ग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसी में बोला गया है द ग्रेटर द वीनस रिटर्न द स्ट्रॉन्गर द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, कि जितना ज्यादा शिरा वापसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हृदय में संकुचन बलवान होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम बात करें एसए नोट की, तो एसए नोट का काम क्या होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना। और अगर हम वहीं बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट तभी इंक्रीज होगा जब क्या होगा, जो डायस्टोलिक बीपी के समय वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड जाएगा। जब भी डायस्टोल के समय वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड भरता है, उसी टाइम पे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और कार्डियक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। तो इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो केमिकल साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व द एटमोस्फेयर एज अ मेजर रिजर्वायर, की निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र वायुमंडल के प्रमुख भंडार के रूप में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी है कार्बन साइकिल, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस चक्र, और ऑप्शन डी है सल्फर चक्र। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल क्या है, जितनी भी मेन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनसे अलग होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे एटमोस्फेयर का मेजर रिजर्वायर भी नहीं है, मुख्य हिस्सा भी नहीं है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारे एटमोस्फेयर का मेजर रिजर्वायर है, यानी कि 78% हिस्सा कवर करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ये भी रिक्वायर्ड होता है
एक तरह से बोल सकते हैं मेजर है। और अगर हम बात करें सल्फर चक्र की, तो सल्फर चक्र में क्या होता है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, वो गैस वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्केनो इरप्शन या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के टाइम पे ही निकलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ये सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें तो हैं ही, लेकिन किसके कारण निकलेगी, वोल्केनो इरप्शन और साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से निकलने वाली गैसेज होंगी। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो क्या है, फॉस्फोरस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट डज पीसीआर 8 पॉइंट रेफर टू, कि वायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पीसीआर आरसीपी 8.5 है वो किससे संदर्भित है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें आरसीपी की, तो आरसीपी का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि सांद्रता मार्ग, ठीक है। ये क्या करते हैं, विभिन्न ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को बताने का काम करेगी, तभी इसको हमने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे या फिर प्रतिनिधि सांद्रता मार्ग, जो क्या कर रहे हैं, विभिन्न जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन को बताती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ सिनेरियो विद अग्रेसिव ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्योंकि 8.5 किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, हाई इमिशन सिनेरियो को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए भी क्या बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इंडियन लॉ प्राइमरी रेगुलेट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि निम्न में से भारत में जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिक रूप से कौन सा कानून नियंत्रित करता है। तो सबसे पहला इसमें द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सेकेंड है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन सी है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड डी है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या करता है, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको रेगुलेट करता है। वहीं अगर हम बात करें द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या करता है, मेनली जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और साथ में उनके हैबिटेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द हाई बायोडाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट, कि पश्चिमी घाट में उच्च जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स माइक्रो हैबिटेशन एंड हाई रेनफॉल, ऑप्शन बी है हाई एल्टीट्यूड एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑप्शन सी है वॉल्केनिक सॉइल एंड हाई टेम्परेचर वेरिएशन, और ऑप्शन डी है प्रीडोमिनेंस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स माइक्रो हैबिटेशन एंड हाई रेनफॉल, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट क्या है, 8th हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में 8th हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये हमारा दुनिया का 8th हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्राइमरली फंक्शन ऑफ माइक्रोलाइजा इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, की वन पारिस्थितिक तंत्र में जो माइकोराइजा है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट एंड इनहेंस द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो माइक्रोराइजा होता है ये क्या करता है, एक सिंबॉलिक एसोसिएशन बनाता है फंगाई और प्लांट रूट के बीच में, ठीक है, मतलब पौधे और जड़ों के बीच में
सिंबॉलिक एसोसिएशन बनाते हैं फंगई और प्लांट रूट के बीच में, क्योंकि इनमें क्या होता है हाइफाई, ये कवक क्या होता है अपनी हाइफाई जो हाइफी होती है इनकी यानी कि सूक्ष्म रेशे होते हैं उससे मिट्टी को पकड़ लेते हैं, मिट्टी को जोड़ लेते हैं और इससे क्या करेंगे पोषक तत्वों या फिर जल को के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। Next question number 13 and last question, the concept of ecological footprint measure की पारिस्थितिकी पद चिन्ह यानी कि जो इकोलॉजी फुटप्रिंट है कि अवधारणा किसे मापता है। तो इसमें अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू सस्टेन ह्यूमन कंजप्शन एंड वेस्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो इकोलॉजिकल प्रिंट है वो किसको मेजर करेगा, मानव उपभोग के जो, या बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेन ह्यूमन कंजप्शन एंड वेस्ट एब्जॉर्प्शन को मेजर करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की सीरीज में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपके बायोलॉजिकल सिलेबस का मेन यूनिट है उनके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।